हाँ, थोड़ा सा एक बार फिर से इस चीज पर आ जाते हैं कि अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो चौथा स्टेप जो इसमें चर्चा किया वो था ऋणात्मक एंगल का, नेगेटिव एंगल। ये नेगेटिव एंगल में क्या हुआ, बी एज इट इज रह गया, पी नेगेटिव हो गया और हाइपोटेनियस एज इट इज रह जाता है। उसके बाद हम हाफ एंगल की चर्चा किए, कोणार्ध। इस कोणार्ध में आप देखें उसका बेस जो है उसमें हाइपोटेनियस ऐड हो गया, परपेंडिकुलर एज इट इज रह गया और हाइपोटेनियस सॉल्व करने के बाद इसी रिलेशन के थ्रू, ऊपर जो रिलेशन हमने लिखवाया है उसके थ्रू ये आधार पर ये आपको आ गया। अब हम थोड़ा सा इस विषय पर और सोचते हैं। एक एंगल अगर अल्फा लेते हैं तो अल्फा के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। अल्फा के लिए हम B1, P1 और H1 ले लेते हैं। और एक दूसरा एंगल अभी आपके सामने लेते हैं जिसको कि हम बीटा बोल सकते हैं। तो क्या होगा, ये देखें B2 P2 और H2 आपके पास आ जाता है। अब हम यहां सम एंड द डिफरेंस की बात करेंगे। प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी चर्चा हो। तो क्या चर्चा होनी है वो आप देखें। सबसे पहला यहां पर जो वैदिक गणित का लॉ यूज होगा वो होगा
B2 B1 माइनस प्लस P2 P1। यानी यहां जो आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपके पास आ जाता है। ये इसका हो गया बेस। अब हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे। यहां एक चीज गौर करने वाली बात है, आपने देखा नहीं, इसको मैं एक बार आपके सामने हाईलाइट करता हूं। नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, ध्यान रखिएगा। B2 मल्टीप्लाई B1 और P2 मल्टीप्लाई P1, ऐसा हुआ है नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद इसका जो कोटि बनेगा यानी परपेंडिकुलर, वो होगा B2 P1 प्लस माइनस P2 B1। और इसका जो हाइपोटेनियस होगा
H1 और H2, ये सम एंड द डिफरेंस इन पर हमने अभी विचार किया है। ये टोटल जो आपके स्टेप्स हो गए 1 2 3 4 5 6 स्टेप जो हुए, ये 6 के 6 स्टेप को अगर कंबाइंड फॉर्म में देखें तो एक प्रकार से ये टूल है। अब इस टूल का क्या करें? सिर्फ इतना ही ये टूल है आपका। अब इस टूल का हम करें तो क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। इस पर कई बातों को कई प्रश्न उठते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी या ऐसा कह दें अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। किसी जगह में गया हुआ था और बोधायन की बातें हो रही थी और वहां भी लगभग सारे के सारे गणितज्ञ ही बैठे हुए थे। उसमें से एक आदरणीय महाशय प्रश्न किया कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर किताब में पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है तो बोधायन नहीं लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? क्या बच्चे की मानसिकता उससे बदल जाएगी या बच्चे की एबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हम बोधायन लिख दें तो अब इतना बात हम अगर समझ सकते हैं तो इस विषय पर सोचेंगे। आप समझ सकते हैं कि क्या आंसर मेरा रहा होगा। मैंने कहा कि बिल्कुल, कहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब हम एक पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो बच्चे के दिमाग में ठूस ठूस के भर देते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादा सोचना ही नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में ही उसे सोचने को हम मजबूर करते हैं। जहां राइट एंगल ट्रायंगल होगा हम उसी के विषय में बात करना सिखाएंगे। लेकिन जब हम बोधायन संख्या की बात करते हैं तो आपको पता नहीं कि हम कहां कहां बच्चों को सोचने पर विवश कर देते हैं। सबसे पहले तो बोधायन संख्या जब हम सिखाते हैं तो ये 6 स्टेप उसे बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये एक टूल है। जैसे एक चाकू किसी आदमी के हाथ में दे दिया जाए और कहा जाए कि ये चाकू है, आप इसे अपने पास रखो, क्या करना है ये आप सोचो। आपके विचार, आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि इस चाकू का आप इस्तेमाल क्या करेंगे। और उस चाकू से एक गृहिणी जो है सो घर में सब्जी काटती है, बच्चा फल काट के खाता है
उसी चाकू से एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उसी चाकू से एक जो समाज में अनसोशल एलिमेंट होते हैं वो दूसरे की हत्या भी करते हैं। कुछ जो इंजीनियरिंग टाइप के दिमाग के लोग होते हैं उस चाकू से स्क्रू ड्राइवर का काम ले लेते हैं, स्क्रू खोलने में। कुछ लोग उसी चाकू से बहुत तरह के काम कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम एक जो है सो मतलब पार्टिकुलर टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बोधायन संख्या या बोधायन ट्रिपलेट की अगर हम बात करते हैं या डबलेट, जो भी आप कहना चाहें, जब उसकी हम चर्चा करते हैं तो बच्चे को एक समग्रता से चीजों को सोचने के लिए हम विवश कर देते हैं। और कहां कहां बच्चा सोच सकता है इस विषय पर, कहने की जरूरत नहीं है। आप देखें, कुछ एक जो है आपके सामने हम चीजों को रखते हैं। इस बोधायन संख्या का प्रयोग में क्या क्या बताते हैं। यह देखिए, हमने कहीं भी त्रिकोणीय ऐसी चर्चा नहीं की, ट्रायंगुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इंग्लिश में बेशक ट्रिगोनोमेट्रिक लिखा है, हिंदी में इसको वृत्तीय शब्द का यूज किया है। वृत्तीय कोण पता कर सकते हैं, वृत्तीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के विषय में हम सोच सकते हैं। वृत्तीय सर्वसमीका या सूत्र कहें, सर्वसमीका कोई ऐसा शब्द नहीं है, अगर हम इसको सूत्र कहें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। खैर, देखते हैं। वृत्तीय सूत्र कह सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। वृत्तीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इंग्लिश में इसको सर्कुलरोमेट्रिक भी कह सकते हैं अगर उस पर हम चर्चा करें तो। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कितना एक बृहत चीजों को हम सोचते हैं। उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, 2D और 3D पर भी, स्ट्रेट लाइन और कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोगों ने किया है।
इसके अलावा वेक्टर अलजेब्रा की भी चर्चा कर सकते हैं। कई जगह इसको जो है हम यूज कर सकते हैं, वो हमारे यूज करने के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम और बोधायन संख्या कहने का अंतर क्या है, वो आपके सामने इसको मैंने थोड़ा सा रखा है। अब आप कहेंगे कि त्रिकोणमितीय कोण और वृत्तीय कोण कहने से क्या फर्क पड़ता है। फिर दो बातें यहां सामने आपके सामने आ गई कि त्रिकोणमितीय कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सूत्र कहें या फिर वृत्तीय कह करके पुकारें, इसमें क्या अंतर होगा, इस विषय में थोड़ा सा हम लोगों को सोचने की जरूरत है। तो हम अगर इस विषय में थोड़ा सा आपको आगे समझाने का प्रयास करें, तो आप देखें मैं प्रयास करता हूं। और जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि यहां पर चर्चा जो होती है वो सिर्फ इसकी चर्चा होती है। और क्वाड्रेंट की चर्चा होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 4 क्वाड्रेंट की बातें होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है, ये आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल वर्क है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और इसको कोशिश करेंगे समझने का। मैं प्रयास करता हूं कि आपको जो है एक अलग दृष्टिकोण दिया जाए। तो देखिए, प्रयास मेरा होगा।
और अब यहां देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक एंगल हो गए 30-30 डिग्री। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं, 12 राशियां एक वृत्त में, 12 3 जा 36, 360 दिन। एक बहुत बड़ा जो है व्यापक आपके सामने मैं क्षेत्र इस तरह से एक ओपन कर देता हूं, जिस पर काम की जा सकती है। और जहां हम मात्र 4 क्वाड्रेंट के विषय में बात कर रहे हैं, वहां हम इन 12 अलग अलग खंडों के विषय में भी चर्चा करने को सोच सकते हैं। आप इसको भी बनाएं तो ये भी एक, अगर सोचे तो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में ही बनेगा। देखें कैसे सबको उस ढंग से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, कई विषय में सोचने की जरूरत है। कई चीजों को सोचा जा सकता है इस पर, और इससे भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो इसके विषय में भी सोच सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सोचने के लिए रास्ता खुल जाते हैं। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस गणित पर आज के टाइम में काम करने वाले बहुत कम लोग बचे हुए हैं। और जिन लोगों ने इस पर काम किया है, काफी कुछ जो है, ग्रह लाघवम एक पुस्तक है, टेलीग्राम चैनल में अपने वो रखा हुआ है, और उसको खोज करके आप पढ़ सकते हैं। अपने प्रयागराज के एक गणितज्ञ हैं, उनके द्वारा इस पर काम किया गया हुआ है। कई विचार कर सकते हैं। जो हम राशियों की चर्चा, तिथियों की चर्चा जो हमारे भारतीय कैलेंडर में होता है, वो कहीं न कहीं इस गणित को अपने में उजागर करता है। कई बार लोग कहते हैं कि भारतीय जो ये कैलेंडर पद्धति है या फिर ये जो है वो कोरी कल्पना है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा गणित उसके पीछे काम करता है। तो हम एक व्यापक जो है बोधायन की सोच को आपके सामने इस प्रकार से रख सकते हैं। अब इसके एक एप्लीकेशन जो हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसकी चर्चा पहले के क्लासेस में भी हो चुकी हुई है, उस पर आगे हम विचार करें।
और इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस सेमेस्टर में भी इस टॉपिक से कुछ प्रश्न आएंगे। और हालांकि हम लोग इसको पीछे कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत क्रियाकलाप इसमें होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा हो। वृत्तीय अनुप्रयोग प्राचीन भारतीय गणित के इतिहास में वृत्तीय अनुप्रयोग ज्योतिषियों के द्वारा ग्रहों, उपग्रहों, तारों, नक्षत्रों इत्यादि के गति और परिभ्रमण चाल, यानी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन एंड स्पीड को कैलकुलेट करने में अर्थ की ज्योग्राफिकल पोजीशन उसके बाद नेविगेटरी यानी ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग और नेविगेटरी में यानी नौकायन में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता था। और केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक प्रचलित है विधि जो धागा या सूत के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से समुंदर में जो जहाज वगैरह आते हैं तो उसकी दूरी मेजरमेंट करने का तरीका है। बहुत अच्छा है। डॉक्टर सीके राजू ने इस पर काफी अच्छा काम किया है। पता नहीं अभी तक उनकी पुस्तक आई है कि नहीं। आप गूगल पर सीके राजू नाम से टाइप करेंगे तो काफी कुछ उनके लेक्चर्स जो है आपको मिल जाएंगे। और मेरा व्यक्तिगत उनसे मिलना हुआ है, मैं मिल रखा हूं, मेरे फोटो भी कई हैं उनके साथ, और चर्चा करने का भी मौका मिला है। उनके कुछ एक लेक्चर भी सुने हैं मैंने, और काफी करीब से जो है सोचने समझने का मौका मिला है। हालांकि इन विषयों पर उतनी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जो कहा वो काफी हद तक जो है उस पर विचार करने की जरूरत है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो वैदिक गणित के खिलाफ है। वो वैदिक गणित कहते हैं तो वो कह देते हैं कि आप लोग जो है सो वैदिक गणित को छोटा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जो प्राचीन जितनी भी गणित है उनको आप लोगों के नजर में छोटा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वैदिक गणित को आप छोटे में स्वरूप में समझें या उसके लार्ज प्रोस्पेक्टिव को देखें। ये तो डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो इन सब विषयों को जो है हम लोग अगर रखें तो वैदिक गणित बन सकता है। अब आप देखें, ये
कहां कहां पहुंच रहा है आपका बोधायन, ग्रहों, उपग्रहों, तारों, नक्षत्रों की गति, उसके परिभ्रमण काल की कैलकुलेशन, अर्थ की ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग के विषय में, नेविगेटरी। तो आप इसका इस्तेमाल अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना व्यापक तौर पर किया जा सकता है। और ये डिपेंड करता है आपके बौद्धिक क्षमता के ऊपर कि आप इसको कितना